हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया था कि हम रेलवे के क्वेश्चंस को करेंगे, तो आज पहला दिन है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। हमने ये सोचा था कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के क्वेश्चंस को डील करेंगे और अपने तरह से यूनिक ब्लॉक मेथड में हम इसे सीखेंगे, काफ़ी सुविधाजनक तरीके से और फास्ट तरीके से। देखिए, मैंने जो सोचा हुआ है, पहले मैंने सोचा था कि चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को करके करूं। फिर सोचा कि नहीं, क्वेश्चन अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो मैं प्रति मंगलवार और शुक्रवार को कर ही रहा हूं, तो इसमें हम एक एक साल के क्वेश्चंस को ही उठा लेते हैं और उठा के उसको पूरा सॉल्व करते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं आपको गारंटी देता कि यही सवाल आए थे, क्योंकि टोटल मेमोरी बेस है, लेकिन फिगर्स अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन मोटा मोटी वही पूछा गया था। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले एक निवेदन सबसे मैं करूंगा कि अगर किसी ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें हमें, क्योंकि ये क्लास जो है, ये क्लास संपूर्ण क्लास का रूप लेने वाला है। अभी केवल वीकली एक दिन बृहस्पतिवार को कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ सप्ताह के 2 दिन और मैं बिजी हो जाता हूं। दूसरे 2 क्लास हैं जो आपके चैप्टर वाइज चल रहे हैं। ये छोड़ के जो रेस्ट 3 दिन बचते हैं, वो बेसिकली हम केवल जो है बेसिक्स को क्लियर करने के लिए करेंगे। तो हर दिन का क्लास आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज क्लास मिल रहा है आपको मंगलवार और शुक्रवार को, और एग्जाम के क्वेश्चंस को पकड़ के, क्वेश्चन सेट को जो पकड़ के रेलवे का जो है वो हम कर रहे हैं बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पति, शुक्र और मंगल, ये 3 दिन छोड़ के रविवार को माफ करना यार, एक दिन तो छुट्टी चाहिए मेरे को। और जो 3 दिन हैं, वो 3 दिन जो है वो क्या होगा, बेसिक्स के क्लास जो अति बेसिक्स हैं। और मैं जानता हूं कि एक है ड्यू टू कैलकुलेटर, हम लोग थोड़ा बहुत भी जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो सीधा सीधा कैलकुलेटर में मारते हैं। गुना की बात है तो हम खुद करते ही नहीं है, कैलकुलेटर से करते हैं। तो इन चीजों से जो बचपन में जो सीखा हुआ गणित था, जो बेसिक गणित है, वो हमारे हाथ से निकल चुका है। तो इन 3 दिनों में मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये बेसिक्स भी आपके साथ चलता रहे। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक गेंद जमीन पर गिरने के बाद 10 मीटर ऊपर उछलता है। प्रत्येक अगले उछाल में उसकी ऊंचाई 40% से घटती है। 40% घट जाती है। पहले 10 मीटर है, 40% घटती है, 2 उछालों के बाद उछलेगा। चलो भैया, 40% घटती है तो कितना परसेंट रह जाता है? 100 में से 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 60% ही रहेगा ना। पहले बार 10 मीटर है तो हम 100% बराबर 10 मीटर पकड़ लेते हैं। तो 100% अगर 10 मीटर होगा तो 60% कितना होगा, 6 मीटर होगा। और ये पहली उछाल के बाद ये दूसरी उछाल है, आंसर आपका 6 मीटर है। तो ये हम जब ब्लॉक मेथड से करते हैं, ब्लॉक मेथड्स में क्या है कि बहुत सिंपल सी, बहुत लिखना उखना नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब इस ब्लॉक में 4 घर बना के इसमें डाल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में चीजें ऐसे ही आती है, ठीक है ना, कि हम क्या लिख रहे हैं। 10 मीटर, अब जैसे सपोज परीक्षा में 500 मार्क्स का परीक्षा है और परीक्षा प्रतिशत कितना होता है टोटल, 100% है ना। तो यहां पर भी 10 मीटर सबसे ज्यादा उछलता है तो वो 100% है। बोलता है कि 50% घटेगा तो 60% है। अब देखो, किसी किसी को दोस्त, आप लोगों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो मैं बोलता हूं, क्योंकि ये सवाल आया हुआ था, लेकिन ये सवाल लिखने में कहीं गलती हुआ है। 2 उछालों के बाद बोला है। पहली बार 10 मीटर आप हमसे झगड़ा करेंगे, दूसरी बार 6 मीटर होगा, 2 उछाल के बाद तो तीसरा बार होना होगा ना। तीसरा बार होगा तो 6 मीटर का फिर 60% 3.6 मीटर होना चाहिए, लेकिन यह है ही नहीं है। तो कहने का मतलब, ये शब्दों को जब डाला गया है, शब्दों में गलतियां हुआ है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आते हैं तो वहां रुक नहीं जाइएगा,
क्योंकि 10 मीटर जो बॉल गिरा है उसके बाद 6 मीटर ही गिरेगा। क्यों 40% घटेगा तो 6 ही मीटर। ये छोड़ के कोई आंसर में नहीं है। तो इसमें कहीं पर भी मैं इसलिए इसको बोलना चाह रहा हूं, कहीं एग्जाम हॉल में, जैसे समझ लीजिए कि 2014 की क्वेश्चन था, आप ही उस एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, तो वहां पे कम से कम आपको 2 मिनट यह सोचेंगे अरे यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया, लेकिन आपने कोई गलती नहीं किया। तो मतलब है कि नाहक वक्त को नहीं नष्ट कीजिएगा, नहीं कंफ्यूजन में आ जाइएगा। शब्दों का कभी कभी होता है जैसे इस्तेमाल होता है वो पूरा पूरा हमें मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ देखें, 2 उछालों के बाद की जो भी होगा वो 6 मीटर से, अगर उसका आशय ये था तो वो 6 मीटर से नीचे होगा। यहाँ तो सबसे कम वैल्यू ही 6 मीटर है। तो ये क्लियर है इसने जो भी लिखा है, लेकिन उसके पूछने का मकसद था पहला दूसरा। दूसरा क्या था? 2 उछालों के बाद नहीं था, 2 उछालों में वो उछलेगा, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। एनीवे, तो मैंने इसको जस्ट क्लियर करने के लिए आपको बोला। तो ये बहुत ही आसान है। 10 मीटर 100%, 60% बराबर कितना है? 6 मीटर। सिंपल। अब आते हैं इधर, देखिए अगर मैं आपके इसकी मैथ को बोलूं, रेलवे की मैथ बोलूं, इसमें एक चीज तो है मैं मानता हूं जो एसएससी में भी नहीं है। एसएससी में क्या होता है, काफी हम नियम को पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, जबकि रेलवे के मैथ में पूरा का पूरा कंसेप्ट है, बहुत ही हल्का कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मैथ करना मुश्किल है, और हम तो ब्लॉक मेथड में करते हैं। तो ये ब्लॉक मेथड जो है ये आपको फिगर ही खाली नहीं दिखाता है, बल्कि कंसेप्ट आपके साथ चलता है। चलिए, एक गिलहरी किसी पेड़ पर 6 मीटर प्रति मिनट के चाल से चढ़ती है। 6 मीटर प्रति मिनट चाल है, मतलब स्पीड के बारे में बोला है। पर 6 मीटर चढ़ने के बाद वो 4 मीटर नीचे फिसल जाती है। चलिए लिखते हैं, ब्लॉक बना दिया। 6 मीटर चढ़ती है तो 4 मीटर फिसल जाती है। तो 6 मीटर चढ़ी, 4 मीटर नीचे आ गई, तो अल्टीमेटली कितना चली? 2 मीटर। वो 120 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगी। देखो, जल्दीबाजी करोगे तो कह 2 मीटर करके चलता है, 120 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा यार? 120 को 2 से भागा दे देते हैं। महाराज गलती होगा। देखो, फंसाने के लिए ये भी है 60 मिनट, 60 दूनी 120। लेकिन देखो ये मामला क्या है, यहां देखो ये चल रहा है, खिसक रहा है, चल रहा है, खिसक रहा है, ऐसे ऐसे करके वो हो रहा है उसका। लेकिन जब यहां पे आ जाएगा तो लास्ट बार जो वो 6 मीटर उछलेगा तो यहां पे गिरेगा। अब तो फिसलने का जगह ही नहीं है ना। तो हमें इसको कैसे करना पड़ता है, खाली देख लेते हैं। 120 मीटर से जो मैक्सिमम उछाल है उसको माइनस कर दिया, कितना हुआ? 114। आखिरी उछाल को जब ये 6 मीटर चली थी तब वो फिसल नहीं पाई थी, क्योंकि यहां पे आके रुक गई थी ऊंचे पेड़ के टहनी पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, 120 से 6 को घटा दिया, क्योंकि 4 मीटर फिसली नहीं थी, इसलिए 6 मीटर करके 114 लग दिया। अब क्या है, 120 से 6 घटाया 114। अब क्या कि 2 मीटर की चाल है ना उसकी, क्या है कि 6 मीटर चल रही है, 4 मीटर गिर रही है, तो 2 मीटर का 2 से 114 को भागा दे दिया। क्या हुआ? 57। 57 बार ऐसे 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 करके वो चल रही है, और ये 57 हर का चढ़ने में 6 मीटर प्रति मिनट है। मतलब 6 मीटर चढ़ती है, 4 मीटर नीचे उतरती है 1 मिनट में। तो 57 इस कार्यक्रम में 57 मिनट लगा। आखिरी बार क्या कि आखिरी वाला जो ये था 6 मीटर इसलिए घटाया था ना, यहां से एक बार उछली सीधा 6 मीटर हो गया, तो ये आखिरी बार वाला एक है। तो 57 और 58 मतलब ये क्या निकला, 58 मिनट में वो 120 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगी। फिर से सवाल को एक बार देखते हैं। 6 मीटर प्रति मिनट की चाल से चढ़ती है, पर 6 मीटर चढ़ने के बाद वो 4 मीटर नीचे फिसल जाती है। तो हमने 6 मीटर लिखा, 4 मीटर, दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 मीटर। मतलब हर मिनट में केवल 2 मीटर वो चढ़ पाती है, हर मिनट में 2 मीटर चढ़ पाती है। अब है कि 120 मीटर, लेकिन अब तो हम सीख गए, अब तो बुड़बक नहीं है हम, कि 6 मीटर चढ़ेगी तो 4 मीटर उतरेगी, तो तब तक के लिए सही होगा जब तक ये यहां तक एकदम वहां पे नहीं पहुंच जाएगी। यहां पे पहुंचने के बाद चढ़ेगी तो झट से यहां पे गिरेगी, नीचे नहीं फिसलेगी। इसलिए क्या है, 120 से 6 हमें माइनस कर देना है। तो आ गया 114।
अब 114 को चढ़ने के लिए 2 मीटर करके प्रति मिनट चल रही है, तो सीधा 114 को 2 से भागा दिया, तो 5 दूनी 10, 11 है, 1 बचा 4, 14, 7 दूनी 14, 57। तो 57 बार क्या है, उड़ती है फिसलती ऐसे चल रही है। और आखिरी बार जो है वह जैसे यहाँ बोला था टपाक से चली गई यहाँ पे। तो 57 और 1 कितना हुआ, 58। ये सारा कार्यक्रम 1-1 मिनट का हो रहा है, तो टोटल 58 मिनट लगेगा। देखिए मैथ कम है इसमें। मैथ क्या है जी, ये तो हम एक सीधा बोलो तो ये पजल है, सीधा अगर बोलूं तो मैं ये पजल है, लेकिन रेलवे का है भैया, मैथ कम है पजल ज्यादा है। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। इसको करने के पहले देखो, ये तो मैंने टाइम एंड वर्क का जो मेरे 2 वीडियोस जो रिलीज किए ब्लॉक मेथड में, वो आप जरूर देखेंगे, क्या है कि इसमें हर तरह का दिया हुआ है। लेकिन चूंकि एक दिया हुआ है, आज मैं कर देता हूं, आगे इस तरह के जब सवाल होंगे मैं शायद नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस में दिए हुए हैं, जो मतलब हाल फिलहाल इस महीने के अंदर में ही है, वहीं से आप इसको देख ले सकते हैं। तो चलो जो भी है, राम और श्याम एक साथ किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। दोनों मिलके 8 दिन में काम करते हैं, राम अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, राम अकेला। श्याम अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए वहां पे भी बैठा है, हमने समझाया था कि ये ब्लॉक मेथड जो है टाइम एंड वर्क का ब्लॉक मेथड है, इसमें हम क्या लिखते हैं, जो संख्या बड़ी होगी उसे पहले लिखेंगे। हमारे पास 2 ही संख्या है, 12 और 8, तो हमने 12 को पहले लिखा, 8 को बाद में लिखा। फिर नीचे क्या किया, 12 लिखा, 8 लिखा, फिर ऊपर के 12 और 8 में गुणा कर दिया, और यहाँ 12 और 8 में से घटा दिया। क्यों, जब किसी अकेले का काम निकाला जाता है तो नीचे घटाया जाता है, और अगर एक साथ दोनों का काम निकालना होता तो ये प्लस हो जाता। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए जो है, आपको अगर और विस्तृत रूप से समझना है तो मेरा टाइम एंड वर्क का जो है वॉल्यूम 1 तो जरूर देखना होगा। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो प्लीज उसे देखिएगा, क्योंकि उससे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये तो बड़ा सिंपल है भैया, 12 को 8 से गुणा किया, 12 से 8 घटाया तो 4, 4 से 8 को काटा तो 4 दूनी 8, 12 को 2 से गुना किया तो 24 हो गया। इट्स अ सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 मित्रों में हरिया की उम्र गौतम के उम्र की दूनी है। गोपी गौतम के उम्र से 1.5 गुना छोटा है। बाला गौतम से 6 वर्ष बड़ी है। हरिया से 6 वर्ष बाला गौतम से 6 वर्ष बड़ी है, हरिया से 6 वर्ष छोटी है। सबसे बड़ा या बड़ी कौन है। अब देखो यहाँ पे जो है, ये बेसिकली अगर बोलो तो मैं रीजनिंग का सवाल ही बोलूंगा। यहाँ पे कहीं पर भी देखो 6 वर्ष है और कोई संख्या तो है नहीं, यहाँ पे 1.5 गुना छोटा दिया हुआ है, यहाँ दुगुना का बात हो रहा है, और यहाँ पे किसी का उम्र नहीं पूछा हुआ है। बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसे में मैं जैसे करता हूं, हर कोई एक्स लगा के करता है दोस्त। हमारी तो ब्लॉक मेथड में हम जो भी यहाँ पे जो भी संख्या तुम्हें लगे, हरिया के एक उम्र पकड़ लो। तो मैंने 100 पकड़ लिया है, बड़ा फास्ट हो जाता है। अब बोलता है क्या, अब हरिया लिखा, गौतम लिखा, गोपी लिखा, बाला लिखा, 4 ही कैरेक्टर हैं। अब हरिया की उम्र गौतम की उम्र की दुगुनी है, अर्थात अगर 100 होगा तो गौतम 50 होगा, क्या कि 50 की दुगुनी 100 होगा ना, जो हरिया का होगा ना, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर हरिया अगर 100 मान लेते हैं हम, तो गौतम 50 होगा। अब क्या बोलता है, गोपी गौतम के उम्र से 1.5 गुना छोटा है। 1.5 गुना, 1.5 को कैसे लिखते हैं, 1.1/2, 1.1/2, तो भिन्न क्या होगा, 3/2, ठीक है ना। 1.5 गुना छोटा है, मतलब वो 2/3 हो जाएगा। तो फिर क्या, गोपी का उम्र 1.5 गुना छोटा है, इसलिए 1.5 गुना बराबर क्या होता है, 3/2। छोटा है तो हमें क्या करना है, उसको उलट दिया। अगर बड़ा होता तो क्या होता, सीधा रखता, 3/2 रखता। चूंकि छोटा बोला हुआ है तो इसको 2/3 किया। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये मैथमेटिक्स के बहुत ही हल्के चीजें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है। मैं इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, जितनी बात करूंगा आप में कंफ्यूजन घुसेगा। तो खाली हम इतना समझ लेते हैं यार, 1.5 गुना अगर बड़ा है तो 3/2 से गुना करेंगे। अगर बोलता है 1.5 गुना छोटा है तो 3/2 को उलट के 2/3 कर देंगे।
और 1.5 बराबर होता है 3/2। ठीक है, बस इतना जान लेते हैं। आगे का जैसे जैसे आएगा बार बार चर्चा करेंगे तो जानेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं लिंक से हट के एक बात बोलना चाहूंगा। हर कोई बोलता है कि सर अगर मेरा क्या कहते हैं बेसिक क्लियर होता ना तो मैं यूं मैथ को उठाता। जी नहीं, सबसे गलत सोच। क्योंकि बेसिक आज के डेट में जब मैथ्स में उसकी एप्लीकेशन होता है, वो बेसिक्स कहीं से दिखता ही नहीं है बहुत जगह पे। तो इसके लिए मैं एक और सबसे अच्छी विधि क्या होती है कि मैं जब इस मैथ को करवा रहा हूं तो हल्के से बेसिक्स की चर्चा करके निकल जाता हूं, और दूसरे देखो आगे एक दिन के बाद फिर बेसिक्स की क्लास हो रही है, तो उस क्लास में क्या होता है, मैं जो यहां जो बोला उसको फिर रिलेट कर देता हूं। तो ये एक तरह से एक सूत्र में बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आप जब 3-4 क्लास करते हैं देखते हैं बेसिक आपके साथ चलने लगा है। क्यों? क्योंकि बेसिक की चर्चा केवल बेसिक क्लास में नहीं, बेसिक की चर्चा मैथ को भी जब हम सॉल्व करते हैं तो भी करते हैं, बेसिक के क्लास में तो करते ही हैं। तो इसके लिए इस समस्या से आप काफी निकल जाते हैं। और आप जो मैथ कर रहे हैं इस ब्लॉक मेथड में, ये आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें शब्दों का खेल नहीं है, शब्द बहुत कम लिखे ही नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट नहीं है। तो फिर क्या होता है, आपकी मैथ में काफी तेजी आ जाती है। और चूंकि संख्या आपके आंख के सामने होता है, जब शब्दों के साथ लिखा हुआ होता है ना तो संख्या छुप जाते हैं। यहां क्या है, संख्या बहुत प्रोमिनेंट होकर आपको दिखता है, तो ये संख्या आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, और ये संख्या कैसे किसके साथ क्या कहते हैं मौज मस्ती कर रहा है वो आपको दिखने लगता है। अब चलिए देखिए, सवाल से हम थोड़ा सा हट गए थे। अब आखिरी पूछता है, बाला गौतम से 6 वर्ष बड़ी है। देखो बाला जो है, गौतम 50 है, 50 + 6 लिख दिया। हरिया से 6 वर्ष छोटी है, हरिया का 100 है, 100 में से -6। देखो ये x अगर लेता तो यहां परफेक्ट निकलता, लेकिन आपको तो कुछ अंदाजा करना है कि 50 + 6 और 100 - 6 कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो मतलब हरिया का 100 नहीं है, लेकिन हरिया का जो भी हो, अगर 100 लेते हैं तो गौतम 50 है, तो मतलब हरिया से गौतम छोटा है। ये तो बड़ी दूसरा है, गोपी का है 50 × 2/3 100/3 है, मतलब गोपी का 33 है। बाला जो है गौतम से 6 साल बड़ी है, तो मतलब कि हरिया सबसे बड़ा, उसके बाद बाला, उसके बाद गौतम, उसके बाद गोपी, सारों का निकल गया। चूंकि एज नहीं पूछा है, उम्र एकदम तौल के हमसे उम्र नहीं पूछा है, तो हम जो ये लेते हैं ना, ये हम उम्र की अंदाजा लगाने के लिए लेते हैं। ठीक है ना, एज निकालने के लिए नहीं। एज निकालने के लिए दोस्त एक्स के वगैरह यहां पे आपको काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें चूंकि एज नहीं निकालना है दोस्त, तो हम उस घिसे पीटे तरीके में क्यों जाएंगे, हम तो फटाफट बैठाएंगे, निकल जाएंगे। जिनको एक्स में करना है बड़े आराम से, क्यों, कोई ट्रॉफी आपको मिलने वाला है नहीं कि आपने एक्स करके एज निकाल दिया। जहां एज के लिए पूछा जाएगा वहां ज्यादा मेहनत करेंगे। स्मार्ट मेहनत किसको बोलते हैं, जितनी जरूरत है उतनी की कहानी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 गणित लिया है, 8 ने गणित लिया पर जीव विज्ञान नहीं। कितने छात्रों ने गणित एवं जीव विज्ञान दोनों लिया? देखिए वेन डायग्राम से करते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से करें या ऐसे करें, दोनों ही सुविधाजनक है। और मेरे को थोड़ा सा, चूंकि ब्लॉक मैं इस पे ज्यादा चर्चा करता हूं, तो ब्लॉक मेरे को ज्यादा पसंद है। तो चलिए पहले हम पहला क्या कि टोटल या 25 छात्र लिख दिया, ये तो फिगर लिख दिया। फिर बोलता है 12 आदमी गणित पढ़ते हैं, चलो मैथ के नीचे 12 लिख दिया। फिर अब 25 जन में अगर 12 जन मैथ पढ़ते हैं तो बायोलॉजी, देखो दूसरा खाली जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के बारे में बात चल रहा है, तो बायोलॉजी 13 आदमी पढ़ते हैं, समस्या खत्म। तो टोटल 25 जन है, 12 जन मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ नहीं पढ़ते हैं कितने जन है, 13 जन है। क्या गणित और जीव विज्ञान के बारे में बोल रहा है, तो हमने पकड़ लिया कि बायो 13 जन पढ़ते हैं। यहां तक तो सब सही आ गया। अब है कि इसके नीचे 8 ने गणित लिया पर जीव विज्ञान नहीं, मतलब केवल इसका मतलब 12 जन में कुछ लोग जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर कोई बोलता है 12 जन हैं, 8 जन केवल शादीशुदा हैं, तो मतलब क्या हुआ दोस्त
कि 12 जन में 8 जन शादीशुदा हैं, तो बिना शादी के कितने हैं? 4 जन हैं। या अगर बोलता है कि 12 जन में 8 जन बैचलर हैं, कुंवारे हैं, तो 4 जन के यहाँ शादी हुआ, उनके बीवी भी होंगे ना। तो उसी तरह यहां 12 में बोलता है मैथ पढ़ने वाले केवल 8 जन हैं, तो बाकी 4 जन तो कुछ और पढ़ रहे होंगे। इस स्कूल में तो भैया मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ही पढ़ाया जाता है, तो 4 जन क्या है, मैथ को साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। बस 4 यहां लिख दिया, किस्सा खत्म है। कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों ने लिया? हमें ये 4 मिल गया। क्लियर दोस्त? तो यहां पर ये जो मैटर है, देखो इसे वेन डायग्राम से होता है। वेन डायग्राम से मेरे को कहीं लगता है कि अगर चूंकि वेन डायग्राम हम नेचुरली हम खुद हर वक्त नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के टेबल या हम जब कागज में लिखते हैं तो बहुत सारे इसी तरह का हम लोग काम करते हैं। तो ये दिखता है, चूंकि दिखता है इसलिए वो दिमाग में घुस जाता है। क्या है भैया, 25 छात्र तक 12 ने गणित लिया था, 25 लिखा 12, और बाद बाकी दूसरा सब्जेक्ट जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के नीचे 13 लिख दिया। अब क्या बोलता है, 8 ने गणित लिया, मतलब केवल मैथ जो है 8 है पर जीव विज्ञान नहीं, तो 8 लिख दिया, तो बच गए 4। तो 4 मतलब जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितने निकले? 4 जन निकले। इन्हीं की तो बात हुई थी ना। तो देखिए इसमें तो भी कहीं पर भी कुछ सेकंड थॉट नहीं, ये हमारे जीवन में जो है उसके साथ। इसको गणित कहां बोलेंगे दोस्त, गणित बोलना थोड़ा मुश्किल है इसमें। अब आते हैं, एक व्यक्ति ने 450 रुपए प्रति शर्ट की दर से 5 शर्ट खरीदा। अरे भाई, हम लोग भी तो शर्ट पैंट खरीदते हैं ना, एक साथ। खैर 5 शर्ट मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, आप लोग खरीदे होंगे तो खरीदे होंगे। तो चलिए 450 रुपए करके एक शर्ट है, 5 शर्ट का कितना होगा भैया? अब देखो, या कागज कलम या कैलकुलेटर मत ढूंढो यार, अब परीक्षा भी देना होगा। तो 400 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2000 हो जाएगा। 50 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 250 होगा। तो 2000 के साथ 250 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2250। फिर से मैं गिना करता हूं इसे। 5 से 400 को गुना किया तो कितना हुआ? 5 के 20 मतलब 2000। फिर 50 को हम 5 से गुना करते हैं तो 25 मतलब 250। तो 2000 के साथ 250 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2250। ये मतलब शर्ट खरीदाया 5 तो। अब है 750 रुपया प्रति पैंट के दर से 4 पैंट, 750 रुपए करके है, 700 रुपए करके 4 सत्ते 28, 2800। अब 50 रुपए करके 4 गो का होता 200, तो 2800 और 200 मिलकर क्या हुआ? 3000 रुपीस। ठीक है, अब देखते हैं 750 रुपए प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जोड़े जूते। अब देखो दाम इतना ही है तो थोड़ा हेल्प ले लेते ना जी। 4 ठो पैंट खरीदता है 750 में तो 3000 होता है। तो सेम भाव अगर होगा तो 12 ठो खरीदेगा, क्या होगा? तो 4 तिया 12, तो 3000 को भी 3 से गुना कर दिया तो 9000। अब सबको जोड़ देते हैं, 2250, 3000, 9000, तो कितना हुआ? 14250 रुपए का सामान खरीदाया। अब सामान कै ठो है? 5 ठो, 4 ठो, अब 12 ठो, मतलब कितना हुआ? 5 4 12 मतलब 21 हुआ। 12 4 16, 16 5 21, मतलब 21 ठो सामान खरीदाया है और दाम है उसका 14250। तो एवरेज क्या होगा? पूरा पैसा को जितना माल है उसे भागा दे देंगे। 14250 में खरीदाया है तो 14250 लिखा, 21 से भागा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे इस तरह के भागा को भूल गए हैं, और ये हमको देखते ही क्या पता चल गया, जहां ये दशमलव मेरे को दिखा तो मेरे को लगा कि भैया ये तो पूरा नहीं कटेगा, काहे कि यहाँ 1 है। ठीक है ना, तो मेरे को लगेगा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव है, तो सीधा सीधी बार बार इधर उधर का कोशिश ना करके सीधा सीधी भागा में ले आते हैं, जो हमको देशी भागा बोलते हैं। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। अब देखिए 14 में तो 21 नहीं जाएगा, तो इसलिए हमको 2 और लेना होगा, 142। 142 में 21 कई बार जाएगा? तो देखें हम मनी मन करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो मतलब 126 हुआ। लेकिन अगर 7 बार देने जाते हैं, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 147 हो जाता है। और यहाँ क्या 142 तो नहीं जाएगा,
तो हम 6 बार दिए तो 126 हुआ। अब 42 से 26 घटाएंगे तो 16 होगा। 5 यहां से उतरेगा तो 165 हुआ। अब 21 को 7 से देंगे तो क्या होगा? 147 होगा, पहले ही गुना करके देखा था हमने। अब 65 से 47 घटाएंगे तो 18 होगा। ये शून्य उतर गया, तो यहां पे अगर 180 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 108। 9 बार कहीं नहीं जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 होगा। यहाँ 180 है तो 8 बार जाएगा। एक तो 180 से 168 घटाया तो 12 हुआ। अब 12 है, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे को दशमलव देंगे और एक जीरो कल्पना से उतारेंगे। दशमलव देने से को जीरो कल्पना से उतारा जाता है। अब 21 को कै बार जाएगा? 6 बार तो 126 है, तो 5 बार जाएगा तो 105 हुआ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 678 रुपया 50 पैसा हो गया। तो आगे अब भागा की रीत को हम नहीं करेंगे। ये मैंने जानबूझ के बोला। हर वक्त भी ये छोटे छोटे चीजों को भी बोलना जरूरी है। मैं जानता हूं आपका दोष नहीं है, ये दोष तो कैलकुलेटर का है भैया। कैलकुलेटर से देते देते हम लोग आज खुद भागा देना भूल गए हैं। तो ऐसे 2-4 बार आपको दिखाते हुए रहेंगे तो जो भूल चुके हैं पूरी सारी की सारी चीज फिर से याद आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्या पूछा था? प्रति वस्तु का औसत खर्च। औसत क्या है? कुल कितना खर्चा हुआ और कितने चीजों के लिए खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ को कितने चीजों के लिए खर्चा हुआ तो उससे भागा दे देते हैं तो आपका हो जाता है। चलिए एक मुजमानी करते हैं। समझ लीजिए 100 रुपए का आप 2 शर्ट खरीद लिया, ठीक है, और तो 2 शर्ट खरीदा। और आपने 50 रुपए का 2 कलम खरीदा, तो 50 रुपए करके 2 कलम है तो 100 रुपया हुआ। 100 रुपए का 2 शर्ट खरीदा तो 200 रुपये हुआ। टोटल कितना? 300 रुपया खर्चा हुआ। हम बोले भैया औसत खर्चा क्या है? तो आप 2 शर्ट खरीदे हैं और 2 कलम खरीदे, टोटल कितना सामान खरीदे? 2 शर्ट और 2 कलम, तो 4 हुआ। और खर्चा कितना हुआ? 300। तो अब 300 को जब 4 से भागा देंगे तो आएगा 75 रुपया। तो आपका औसत खर्च जो है क्या है? 75 रुपया। तो मामला क्या हुआ? कुल जितना खर्चा हुआ और कितना सामान है उसे भागा दे दिया जाता है, उससे आपका औसत निकल जाता है। अब देखिए औसत का चैप्टर तो हम करबे करेंगे, लेकिन उसके पहले ही अगर जिनका भी औसत में थोड़ा सा ये है, इस तरह अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा कोशिश करते हुए रहते हैं तो फिर ये भी मैथ हो जाता है। और जब औसत पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह हम औसत समझ जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है, 3 बजे 3 बार बजता है और इसी प्रकार बजती है। तो भैया घड़ी में तो 12 बजे तक तो बजता है। तो चलिए 1 बजे 1 बार बचा, 2 बजे 2 बार बजा, 3 बजे 3 बार बजा, 4 बजे 4 बार बजा, 5 जब बज रहा था, वो घंटा वाला घड़िया नहीं होता है जी, वही है। 6 बार में ढंग 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 करके 6 बार बजा, 7 बार में वही, 8 बार में 8 बार बजा, 9 बार में 9 बार, 10 बार में 11 बार। देखो इसका एक आपका क्या कहते हैं, फॉर्मूला होता है। अब अगर है कि एग्जाम हॉल में फॉर्मूला भूल गए तो क्या है, तो सीधा पूरा सबको जोड़ दो रहा यार, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। लेकिन फॉर्मूला जानना भी जरूरी होता है। देखो हम 1 2 करते हुए कहां तक आए? 12। तो 12 के बाद क्या होता है? 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 13, ठीक है ना, बटे 2। ये इसका फॉर्मूला है। 12 क्या है? कितना संख्या है, ये कितना पद है? नंबर ऑफ टर्म्स। 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद करके 12 पद है। n को बोलते हैं पद, गुना पद प्लस 1, इसलिए 13। देखो ये 13 हो गया, 2 से भागा दिया 78। ऐसे सीधा भी जोड़ोगे तो 78 ही होगा, और इस फॉर्मूला से जोड़ोगे तो 78 होगा। अभी खाली देख लो, आखिरी पद गुना प्लस 1 पद करके जोड़ के बटे 2 होता है, ठीक है ना। लेकिन अब एग्जाम हॉल में भूल जाओगे तो लड़के क्या करते हैं, एकदम दिमाग उड़ जाता है। मैंने देखा, बोला यार अरे सीधी सी जोड़ लेना यार, क्या कि दिमाग जितना जब तक खपाओगे उससे पहले तो जोड़ के निकल जाओगे। अब देखो 78 बार बजता है कब? चलो घड़ी रात 1 बजे से शुरू हुआ था, तो रात 1 बजे से दोपहर के 12 बजे तक
एक बार बजा, फिर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक भी चलेगा ना जी। तो मतलब हर बार घड़ी में एक दिन में एक दो बार बजेगा, दो दो बार बजेगा, तीन तीन बार बजेगा, चार चार बार बजेगा। तो इसीलिए 78 एक बार में बजता है। तो दो बार में कितना होगा? 78 दूनी 156, तो बराबर ये 156 बार हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो इसको मैथ कहाँ से बोलोगे यार। अगर आप लोग मैथ सीख के जाते हो और क्या होता है ना, दिमाग उड़ा हुआ रहता है, वो समझ में नहीं आता है रीजनिंग का है या मैथ का क्वेश्चन है। तो यही तो रेलवे का मजा है। और देखोगे उनका मैथ और इसका जो रीजनिंग अलग करके नहीं देते हैं, दोनों एक ही साथ ऑलमोस्ट दे देते हैं। तो उसमें कभी कभी तो दिमाग भी चकरा जाता है। और रेलवे का कहीं पर एसएससी से यही ऐसे ही अलग हो जाते हैं, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था। और मैं जानता हूं इस तरह के अगर 20 सेट मेरे साथ बैठ के आप कर लेते हैं तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। मतलब आपका ये बेसिक जो हल्का मैं अपने स्टाइल में बताता हूं, मेरे को जानता हूं कि मैं रेलवे में जितना बेसिक का जरूरत है, फालतू का मट्टी कोड़ के तो कुछ करना नहीं है भैया। और साथ में इनके तरह का जो मैथ है, इनके तरह से समझना और इनके तरह से करना। देखो मैं उस तरह का एक्स वेक्स लेके नहीं करता हूं, साधारण तरीके से। क्यों? अगर आपके साधारण सोच के साथ चीजें जाता है ना, तो आप घबराओगे नहीं कभी दोस्त। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अब देखो 10 छात्र एक कक्षा में, छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। भैया छात्र कितने हैं? 10 गो है। और 105 क्या? एक आदमी का हाइट है। ठीक है ना, एक आदमी का ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है और लड़का कई गो है? 10 गो है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? 10 गुना 150, टोटल हाइट कितना हुआ? 1050। फिर कक्षा में और 20 छात्र, कक्षा में और 20 छात्र, और 20 गो छात्र है जिनकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। 120 है तो 120 को 12 दूनी 24 हुआ, 2400 हो गया। अब क्या करते हैं हम? दोनों के ऊंचाई जितना सेंटीमीटर है सब जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ? 3450। अब छात्र कितने हैं? 30 हैं। हम जानते हैं औसत क्या निकाल रहा है। देखिए याद कीजिए क्या किया था मैंने, खर्चा कितना हुआ था और कितना आइटम खरीदाया था। यहां भी क्या है, कुल ऊंचाई कितना है? 3450। और लड़का कई गो है? 30 गो है छात्र। तो 3450 को 30 से दिया, सुन्ना सुन्ना काटा। अब देखो 345 है तो 3 एक कम 3, 15 यहाँ 45, मतलब 115। तो देखो ये भी औसत है, मतलब 10 छात्र का अलग से औसत बोला हुआ है, 20 छात्र का अलग से औसत ऊंचाई बोल दिया है। तो हमने क्या किया? 10 छात्र की कुल ऊंचाई निकाला, 20 छात्र की कुल ऊंचाई निकाला, जोड़ दिया, 30 से भागा दे दिया, मामला खत्म हो गया। ये जो मैथ है ये एसएससी क्या टाइप का है, और इसको मैथ ही बोलोगे और कुछ नहीं। तो ये भी हम जरूर करेंगे, मतलब इसके भी आगे के जो मैथ होते हैं जरूर करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति उस काम को आधा दिन में पूरा करेंगे? मेरा चैलेंज है दोस्त, एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने इस चीज को देखा था भैया। टाइम एंड वर्क, हाँ सर सारा कुछ लिया, हाँ पूरा कर लिया सर। जब ये सवाल दिया चित्रा गए। क्यों? क्योंकि एक साधारण सोच के साथ चीजों को नहीं किया गया। देखो मैं यहां पे जो करूंगा, बचपन में जो होता था ऐकिक नियम था ना, तो यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं उसकी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हमें एक चीज है, जो निकाला जाता है, ठीक है ना, जो निकाला जाता है वो कहां होता है? दाएं साइड में, राइट साइड में। हमें क्या निकालना है? कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 10 और 8 दूगो फिगर है। हमें अगर इस तरह का कॉलम बना है तो कहां रखेंगे? दाहिने साइड में। क्या निकालना है? दिन निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, व्यक्ति, कितने व्यक्ति, व्यक्ति निकालना है, कितना मजूर। तो व्यक्ति को हम दाहिने साइड में निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो सीधी बात है, 8 आदमी, 8 जो है दिन में एक दीवार को 10 आदमी पूरा करता है, ठीक है ना, 8 दिन में। अब तुम्ही को बोले भैया कि 8 दिन लगता है या 10 आदमी काम करता है, तो 8 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो सीधा है कि
घटेगा तो नहीं, आदमी बढ़ाओगे तबे तो तुम्हारा काम 8 दिन का काम 1 दिन में होगा। तो 8 को 10 से गुना कर दिया। कहने का मतलब देखो 8 दिन में 10 मजूरा काम करता है। 1 दिन में अगर काम करना है तो क्या करते हैं, जितना मजूरा है जितना दिन है उससे गुना कर दिया, 80 हो गया। सीधी सी बात है। अब बोलते हैं आधा दिन में, मतलब उसका भी डबल कर देना होगा ना, आधे दिन में पूरा कंप्लीट कर देना है। तो 8 गुना 10 गुना 2 बराबर 160। देखो इसको कभी मैथ के हिसाब से सोचना नहीं है। हम खेत में काम करवाते हैं, दुकान में काम करवाते हैं, दुनिया जहान का मजूरा लगा के काम करते हैं, तो उसी तरीके से सोचो, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर तुम मैथ के तरीके सोचने करोगे तो थोड़ा गड़बड़ आ जाता है। वहां पे ना सोच उस तरह से नहीं जाता है। वहां तब लगता है यार मैं इसको गुना करूं या भागा करूं, बस कंफ्यूजन। नो, सीधा सीधा इस तरह के ब्लॉक में आओ। हम जानते हैं क्या, किसको दाहिने रखेंगे, जिसको निकालना है चलो उसी को। व्यक्ति को निकालना है, कितने व्यक्ति, व्यक्ति को रख दिया। अब 8 दिन है तो 8 यहां लग दिया। अब तीसरा कुछ है ये नहीं है, यहाँ पे कौन सी रखोगे, अब पूछना नहीं है। अब एक नियम है, 1 का हिसाब निकालना पड़ता है। 8 के बाद सीधा 1 निकलेगा। अब सीधा बात है कि अब सोच लो कि साला 8 दिन में 10 मजूर लगेगा, 1 दिन में वही काम, ठीक है ना, तो उसके लिए मजूरा ज्यादा लगेगा, 8 गुना 10। अब बोलते उसको 1 दिन में, अब आधे दिन में कर देना है, तो क्या है 1 दिन में जितना लगेगा उसका दुगुना, मतलब 2 से गुना कर दिया, बराबर 160 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे का मैथ देखते हैं। अब थोड़ा सा मैथ कर रहे हैं यार। 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है। बड़ी अच्छी बात है। बाल्टी का शेष भाग कितना मिनट में भरेगा। देखो यार, लोग इसमें भी एक्स मारते हैं, अपने को सब आता नहीं है, हम सीधा सीधा चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, कितने मिनट में। देखो ये सब एक एक नियम, ब्लॉक लगा रहा हूं लेकिन एक एक नियम भी साथ में लगा रहा हूं। कितना मिनट, मिनट वाला क्या लगेगा भैया, दाहिने तरफ होगा। चलो मिनट 1 है, पहले लाइन को हम उतार रहे हैं, 1 है, 3/7 लिख दिया। 3/7 अगर होगा तो 1 मिनट में। अब है कि तब एक एक नियम है तो 1 मिनट में। अब एक दुनिया का एक नियम सीख लो, जो अब यहां पे भी करोगे वही नियम होगा, चांद पे जाके करोगे वही नियम होगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके करोगे वही नियम होगा। जब यहां पे आपका कोई क्या कहते हैं भिन्न है, ठीक है ना, एक एक नियम कर रहे हैं, जब यहां 1 हो जाएगा, जब यहां 1 होगा तो ये पलट जाएगा, 7/3 हो जाएगा। बस इतनी सी आप जान लेना दोस्त, इतना सा। और एक है शेष। शेष कैसे निकालना है, देखो बहुत ही छोटी चीज है, 2 चीज याद रखो यार। किसी चीज का शेष अगर भिन्न में है, शेष निकालना है, नीचे से ऊपर को घटा दो। 7 से 3 घटाओगे तो दोस्त कितना होगा, 4। नीचे 7 को तो 7 निकालना है। तो शेष मतलब क्या होता है, जो हमें भिन्न दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है, उसके नीचे से ऊपर को घटाओ, 7 से 3 घटाओ, उसे ऊपर लिखो, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। अब देखो ये 7/3 है और गुना 4/7, 7 कट गया तो 4/3 होगा। 4/3 मिनट में शेष बाल्टी भर जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अपने पास क्या है भैया, पहला जो है, इस नियम को सर ने बताया मिनट है। अच्छा मिनट कहाँ है, दाएं है, चलो दायां कर लिया। तो 1 मिनट है, यहां दिख लिया, क्या ऊपर वाला लाइन देख रहे हैं। अब 3/7 है, 3/7 लिखे। अब सर बोले इसको एक एक नियम में करना पड़ता है, तो 1 लिख दिया। ठीक है ना। देखो ये जो नियम है एक एक नियम का ना, ये 2-4 बार मेरे साथ करते हुए जाओगे ना, तो फिर देखोगे तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं जाता ही नहीं है। अब एक चीज है कि जब ये भिन्न में है, बटे में है, तो 1 अगर होगा तो ये क्या होगा, सीधा पलटी मारेगा। 3/7 तुमने 7/3 किया। अब शेष निकालने वाला क्या धंधा है, 7 में से शेष निकालना है, बाल्टी का शेष भाग, तो शेष निकालना है। तो 7 में से 3 घटाया 4, 7 का नीचे हो गया 4/7। अब है कि 7/3 से सीधा 4/7 गुना कर दिया, 7 कट के 4/3। देखो इसमें जो मैथ जानते हैं ना, बोलते हैं कि सर इस तरह बोलते हैं, जब बाद में कुछ चेंजेस होगा तो क्या होगा। हाँ इसमें कुछ अपवाद तो हैं, लेकिन अगर अपवाद को अभी आपको सबको समझाने जाऊंगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा।
मुझे पता है कि मैंने आपको कंफ्यूज मतलब अपवाद को नहीं सिखाया है। अभी 2-3 बार जैसे क्लासेस होंगे, जब ये आपको पूरा एकदम आपके खून में मिल जाएगा, तब इसके अपवाद जो छोटे छोटे हैं उसे मैं बता दूंगा, तो फिर कभी आप कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। देखो, एक तो ब्लॉक मेथड इट मस्ट बी वेरी फास्ट। दूसरा क्या है कि कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर खाने में जहर मिल जाता है तो खाना खाने लायक नहीं होता है। मैथ करने में अगर कंफ्यूजन आता है वो सबसे बड़ी जहर है। तो वो जब भी मैं पढ़ाता हूं ये कोशिश करता हूं कि वो आप में नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जहां भी देखेंगे एक्स वाई का लेके करते हैं, हम तो ब्लॉक में करते हैं यार। क्या बोलते हैं, थैले में 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:6:2 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपया हो तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है? किसी भी किताब में उठा के देख लो, एक्स के बगैर होता नहीं है। चलो हम अपने ब्लॉक मेथड में करते हैं। सीधा सीधा लिखते हैं, 50 को उतार दिया, 25 को उतार दिया और 1 रुपए को उतार दिया। अब देखो, ये अनुपात भी कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। 50 के नीचे 5 लिखा, 25 के नीचे 6 लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, यहां एक चीज खाली देखना होगा, सिक्कों का अनुपात दिया है। मतलब 50 पैसे के जब 5 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 6 सिक्के होते हैं और रुपए के 2 सिक्के होते हैं। खाली इतना समझ लो। अब 50 पैसे कितना भरा है बोला मैंने? 5 सिक्के। तो 50 पैसे के 5 सिक्के बराबर कितना होगा? 2.5 रुपया। 25 पैसे का 6 सिक्के मतलब 1.5 रुपया। 1 रुपए का 2 सिक्का मतलब 2 रुपया। अब इसको जोड़ते हैं, 2.5 रुपया और 1.5 रुपया कितना होता है? 4 रुपया। 4 रुपया 2 रुपया 6 रुपया। तो देखो, इसको हल्के से समझाना, थोड़ा सा समझना होगा। मतलब इस सवाल में बोला गया है कि अगर 6 रुपया अगर तुम निकालते हो उस थैली से, उसमें 50 का 5 सिक्का होगा, 25 पैसे का 6 सिक्का होगा, 1 रुपए का 2 सिक्का होगा। ठीक है ना? तो मतलब 6 रुपए निकालोगे तो तुम्हें 50 पैसे के 5 सिक्के निकलेंगे, 25 पैसे के 6 सिक्के निकलेंगे, 1 रुपए के 2 सिक्के निकलेंगे। क्लियर? तो फिर कितने रुपए हैं? 42 है। 42 को 6 से जो भागा दिया, देखो रेड में निकला, इसको क्या बोलते हैं? गुणक। इसको बोलते हैं गुणक या फैक्टर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस गुणक से हम 5 को गुणा कर देंगे, 35 हो गया। मतलब 50 पैसे के टोटल 35 सिक्के हो गए। इस 7 से हम 6 को गुणा कर देंगे तो 25 पैसे के 42 सिक्के हो गए। अब देखो, 7 से हम 2 को गुणा कर देंगे, मतलब 1 रुपए के 14 सिक्के। अब इसने पूछा क्या था भैया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 42 है। चलिए इसको फिर से एक बार करते हैं। 50 पैसे का 50 पैसा लिखा, 25 पैसे का 25 पैसा लिखा, 1 रुपए का 1 रुपया लिखा, 5:6:2। ये सिक्कों का अनुपात। देखो यहाँ रुपए का अनुपात एक बार फिर आएगा, तब ये दूसरे तरह से होगा। खाली इतना देखना, ये सिक्कों का अनुपात है, कीमत का अनुपात नहीं है, सिक्कों का अनुपात है। बस इतने को ध्यान में रखो, इसको अंडरलाइन कर दो। सिक्कों का अनुपात है 5:6:2। ये सिक्का है, रुपया नहीं है, कीमत नहीं है। तो 50 को 5 से गुना किया। अब देखो ये कीमत निकाला। हम यहां क्या निकाल रहे हैं? कीमत निकाल रहे हैं। 5 सिक्के का कीमत कितना है? 2.5 रुपया। 6 चवन्नी का कीमत कितना है? 1.5 रुपया। 2 क्या कहते हैं कॉइन का कीमत कितना है? 2 रुपया। तो ये जोड़ते हैं तो क्या कीमत होता है? 6 रुपया। चूंकि मेरे को कीमत दिया है दोस्त 42 रुपया, तो हमें कीमत से कीमत भागा देते हैं, रुपया से रुपया भागा देते हैं, तो 7 गुणक निकलता है। इस चीज को ध्यान से जरा एक बार समझ लो। फिर से बोलूं, 50 पैसे का देखो 50 लिखा, 25 पैसे को 25 लिखा, 1 रुपए को 1 लिखा, 5:6:2 है, 5:6:2 लिखा। अब क्या है, इसकी कीमत निकालते हैं। 50 पैसे करके 5 का 2.5 रुपया होगा, 25 पैसे का सिक्का 6 सिक्का होगा तो 1.5 रुपया होगा, 1 रुपए का सिक्का 2 होगा तो 2 रुपया होगा, तो 6 रुपया। और कितना को तोड़ने के लिए बोला है? 42 को। तो 42 को 6 से भागा दिया 7। अब ये क्या है? ये 7 जो है ये गुणक है। ये कहां जाके गुणा करेंगे? इसके अनुपात की संख्या जो है,
तो 5 से 7 को गुना किया 35, 25 का जो 6 अनुपात था उसको 7 से गुना किया 42, 1 रुपए का जो अनुपात 2 था उससे 7 से गुना किया 14। आशा करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब देखो इस टाइप के ऊपर 2-4 तरह के सवाल है, इसी इसमें एक सवाल और है, इसके लिए मैंने जरा पकड़ के समझाया कि उसको भी देखेंगे। तो इस टाइप के जितने भी अनुपात के सवाल हैं, जब लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होता है, आपके लिए बाएं हाथ का खेला होता है, क्या कि आपको पता ही है स्टीरियोटाइप करना क्या है। वो एक्स वैक्स के झमेले से आप एकदम जय गुरुदेव बोल के बाहर निकल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल है, लोग बोलते हैं यार देखो बड़ा सिंपल सा है, किसी व्यक्ति द्वारा 3 बार सिक्का उछालने पर 1 बार हेड आता है। अच्छा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि चौथी बार उछालने पर हेड ही आए? ओ भैया, सिक्का उछालेंगे तो या हेड होगा या टेल होगा। हाँ, दूसरी बात है कि वो कौन सा पिक्चर था यार, शोले में, कि सिक्का सीधा खड़ा हो गया था। तो देखो यहां सिक्का में क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो चांस, प्रायिकता का मतलब है चांस। चांस क्या, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। इसको जोड़ देते तो क्या हो, 2। सिक्का कितना बार उछालेगा, 1 बार, तो 1/2। तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स थोड़े से हमें जानने हैं, लेकिन आज अगर जान के आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ये तो बड़ी सिंपल है कि 1 बार उछाला 1 सिक्का है, ठीक है ना। यहां पे पासा होता तो क्या होता, पासा के 6 फेज हैं, 6 घर है, तो वो 1/6 होता। सिक्का में केवल 2 ही तरह हो सकता है, या हेड या टेल, तो 2 हो गया। क्लियर दोस्त? ये 1 बार उछालने के बाद प्रायिकता का मतलब है चांस क्या है। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो क्या बोलते, कितना चांस है जी, तो 50-50 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और वो 10 वर्ष में 3 गुण हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी? अब देखो यार, एक थोड़ा सोचो कि तुमने बैंक में 100 रुपया रख दिया, तो ये 200 रुपया मिलके 300 हुआ ना, ये तो तुम्हारा रुपया है। और क्या ये बैंक तुमको ब्याज दिया, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास 300, तो ये 100 का 3 गुना हो गया ना। लेकिन इस 3 गुना में तुम्हारी तो 100 की एक नोट थी, और 200 रुपया क्या, वो अंडा तो नहीं हुआ ना, ये ब्याज में मिला। और ये 200 रुपया तुम्हें मिला, 10 वर्ष में 3 गुना होता है, 10 साल में तुम्हें 200 रुपए का ब्याज मिला। तो प्रति साल कितना मिलेगा, 200 को 10 से भागा दे दिया 20, है ना। अब देखो तुम 100 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो, इसलिए तुमने 20% लिख दिया। फिर से दोहराता हूं, एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है, यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। चलो मैंने 100 रुपया लिया, 3 गुना हो गया 300। अब मामला जानने के लिए जानते हैं, 100 रुपया तो भैया आपका नोट था ना, तो 200 रुपया ब्याज कमाया। चलो ये 200 रुपया फिर से लिख दिया। अब क्या बोलता है, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में 10 लिख दिया, तो 200/10 हो गया। अब ये सुन्ना सुन्ना काट देते हैं तो क्या होता है, 20 रुपया प्रति साल, ये 20 रुपया हुआ। और कैलकुलेशन क्या है, 100 के ऊपर कर रहे हो, तो प्रतिशत क्या चीज होता है, 100 के ऊपर कैलकुलेशन से होता है, इसके लिए हम 20% बोलते हैं। यहां देखो आंसर है, टिक मार के निकल गए। तो देखो ये पीआरटी करके जो है फॉर्मूला से भी हो सकता है, लेकिन मैं फॉर्मूला को पहले नहीं सिखाता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला में कहीं आदमी के दिमाग में ना कुंद कर देता है। ये तो सिंपली है यार, अगर घर में अगर दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, वो उसमें भी कैलकुलेशन करोगे, तुम पीआरटी ब्याज का दर नहीं, उसका दर नियम नहीं लगाओगे, बैठ के मनी मन कैलकुलेशन करोगे, उसी को अपनाओ ना। तुम्हारी मैथ की कमजोरी ऐसे ही चली जाएगी। सोचो ना यार, 100 रुपया बैंक में रखा 10 साल के लिए, 300 रुपया मिला, तो 100 रुपया तो अपना ही था, 200 रुपया ब्याज आया, 10 साल से मिला, तो 200 को 10 से भागा दे दिया, तो 20 रुपया, तो 20 रुपया करके ब्याज मिला प्रति साल। और 100 रुपया लगाया था, तो 20% हो गया। क्या है कि प्रतिशत के हिसाब जो है 100 रुपए के ऊपर होता है। चलिए खत्म हो गया मामला, आगे बढ़ते हैं। 3 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है, यदि उनके उम्रों का अनुपात 3:5:7 हो, तो सबसे छोटे छात्र की उम्र क्या होगी। देखो औसत उम्र मतलब, औसत एवरेज मतलब है ना कि
तीनों जन एक ही उम्र की तुम पकड़ सकते हो, मतलब एक पहले का भी 15 पकड़ सकते हो, हकीकत में नहीं, औसत का यही होता है ना, दूसरे का भी 15 पकड़ लिया, तीसरे का भी 15 पकड़ लिया, ठीक है। चूंकि औसत उम्र बोला है, 3 जन है तो सबका तुमने 15 15 15 पकड़ लिया। अब देखो वही है, ये वही जो है ना, ये याद आ रहा है तुम्हें, ये गुणक करके जो किया हुआ था, इसके साथ इसको तुलना करने के रखा हूं। अभी तो मैं मैथ करूंगा इसको। 3 5 7, 3 5 7 लिख दिया। अब क्या किया था, अब देखो 3 7 5 12 3 15, 15 गुणक है और उम्र कितना है 15 हुए, इसको जोड़ा तो औसत को जोड़ा तो क्या हुआ 15 हुआ, और साल कितना है 45 हुआ, 45 को 15 से भागा दिया तो 3 हुआ। अब जानते हैं ये जो गुणक निकलता है, इससे जो हमें अनुपात उसे गुणा करना पड़ता है, तो 3 को 3 से गुणा किया, इसका 9 साल हो गया। इस 3 से फिर 5 को गुणा किया 15 हुआ, इस 3 से 7 को गुणा किया 21, ठीक है। तो देखो इसके तरह हुआ, जो पहले हमने 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए का सिक्का था, लेकिन देखो ये 3 में हुआ, यहां चौथा घर क्यों आ गया भैया, तो मैंने बोला था ये देखो उम्र है, ये भी क्या है उम्र है। यहां देखो 50 पैसा है, यहां सिक्कों की संख्या है, ये पैसा है, ये सिक्कों की संख्या है, ये दोनों एक चीज नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, इसको करके कीमत फिर पैसा में चेंज किया, ठीक है ना। तो फिर जब पैसा था, सिक्कों की संख्या था, उसे गुणा करके एक लाइन हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ा, और हम तब पैसे को ही जोड़े थे। यहां चूंकि यहां भी उम्र था, अनुपात भी उम्र में दिया हुआ है, तो सीधा सीधा जोड़ा और ऊपर के जोड़ से भागा दे दिया। यहां 45 मेरे को उसमें लिखा ही दिया हुआ था 42, ठीक है ना। और इसको जब जोड़ा 6 था, तो 42 को 6 करके 7 हुआ, 7 को करके ये 35 हुआ, इसको 42 हुआ, ये 14 हुआ। देखो ये दोनों में क्यों रखा, ये मैं जानता हूं कि अगर ये दोनों साथ में रखे, तुम अगर 2 या 3 बार इसे ठीक से नहीं देखोगे, ये जब भी मैथ आएगा तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। तुम चाहे मेरे विधि में करो या एक्स लेके करो, किसी में भी करो। क्या, मैंने हजारों छात्रों को संभाला, ये मैं जानता हूं ये होता है। और ये अगर दोनों तुम्हारे सामने हो जाते हैं ना, आप उसे अगर ठीक से देखते हो ना, तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाता है कि मामला क्या था। मामला एक ही था, यहां पे सबका उम्र दिया हुआ है, यहां पे उम्र का अनुपात दिया हुआ था, इसलिए सीधा सीधी तुम निकले। यहां क्या था, यहां 50 पैसे के सिक्के 25 पैसा कीमत बोला गया है, यहां सिक्कों की संख्या है, तो सिक्कों के कॉइन्स के जो संख्या थे, तो फिर आपको गुणा करके कीमत में लाना होगा। क्यों, क्वेश्चन में कीमत में था, 42 रुपए कीमत दिया हुआ था, इसके लिए यहां पे एक लाइन बढ़ा। अब थोड़ा सा देखो, मैं भी जानता हूं ना, जो बोलते हैं मैथ में कमजोर है, यार थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जानता हूं इस बात को, और मेरे को इससे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगले 2 क्लास के अंदर में ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी चली जाएगी। ओके देन, अब देखिए, अब जो है मैं बोलूंगा इतना ही कि आज जो है देखिए, अजमेर का जो 2014 का था, हमने सारा सवाल किया, और हमने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार देख लेंगे। प्रतिशत का भी मैंने देखो सबका पार्ट 1 दिया है। उसका कारण एक ही है, पार्ट 1 जो है वो बेसिक के साथ मतलब सीधा सीधी जाता है उसके साथ। फिर भिन्न का अगर आपने नहीं किया तो भिन्न का भी दिया है, और साथ में अगर सब्सक्राइब करना अभी भी भूल गए तो हमने सब्सक्राइब करने के लिए भी पॉइंट रखा हुआ है। आशा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे, तो हमने जो एक जिहाद की तरह किया है कि कमजोर छात्र अब आपकी बारी है, तो आप भी सामने आके खड़े हो जाएंगे कि मुझे हरा के तो दिखा दो। तो इसी के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। ओके देन, बाय।